नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अखिल स्वामी। आज हम चिंतन इस बात का करते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स क्या है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक बुद्धिमान नेता हैं, समझदार व्यक्ति हैं, लंबी राजनीति उनके सामने है। दिल्ली में उन्होंने अच्छा काम किया है और उनके कई मंत्री जेल में हैं और कई महीनों से जेल में। और यह भी बात सही है कि अरविंद केजरीवाल जी की एक अपील है। दिल्ली विधानसभा में जिस प्रकार का प्रदर्शन उन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में किया है, उससे पता चलता है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को पसंद करती है। और यह भी बात सही है कि जो बीजेपी के वोट हैं, वो बीजेपी के साथ हैं। बहुत ज्यादा हिलडुल नहीं हुए हैं, बढ़ोतरी न हुई हो लेकिन कमी भी नहीं हुई है। लेकिन यह भी बात सही है कि जो अरविंद केजरीवाल को वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, वो कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। और कांग्रेस में भी एक है वोट जो कि कांग्रेस को वोट करता है और एक ऐसा है जो आम आदमी पार्टी को वोट करता है। और ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के लोग हैं, एक प्रकार के लोग हैं। जैसे आपने देखा पिछले विधानसभा चुनावों में कि एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को भरपूर समर्थन जनता का मिलता है, वैसा समर्थन लोकसभा चुनाव में नहीं मिलता। लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलते हैं, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत कम वोट मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर दिल्ली प्रदेश की मनोभावना को समझने का प्रयास किया जाए तो ऐसा लगता है कि दिल्ली विधानसभा में जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल शासन करें, लेकिन जनता यह भी समझती है, जो उनके वोटिंग पैटर्न से पता चलता है, कि दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो कांग्रेस कर सकती है। तो विधानसभा में और लोकसभा में जो वोटिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है। और ये बात शायद अरविंद केजरीवाल जी भी समझते होंगे, क्योंकि वो एक बुद्धिमान नेता है। अरविंद केजरीवाल जी को ये पता है, ये कांग्रेस के नेताओं को भी पता है कि पंजाब के अंदर आज की जो स्थिति है और जिस प्रकार से पंजाब में किसानों के आंदोलन के बाद की जो परिस्थिति बनी है, उसमें अकाली दल बहुत असहज स्थिति में है। और इसीलिए अकाली दल ने जो बीजेपी से समझौता करने की बात की थी, उसको खत्म कर दिया है, विराम दे दिया है। और यह भी आपको पता है कि पंजाब के किसानों ने सुनील जाखड़ और अमरिंदर सिंह की कोठी के सामने धरना देने का प्रस्ताव किया। और ये वो दो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जो कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ समय पहले शामिल हुए थे। इसका मतलब यह है कि पंजाब के अंदर केजरीवाल साहब को पता है और मान साहब के जो सूत्र हैं उनको भी पता होगा कि पंजाब के अंदर बीजेपी के खिलाफ एक असंतोष की स्थिति है। और जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है वो भी शायद ये सोच रहे होंगे कि 3 महीने के बाद चुनाव है और ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के साथ जाने से उनको उनकी जो राजनीतिक पारी है वो खत्म हो गई है। तो जहां तक ऐसा लगता है कि राजनीतिक पहचान की बात है, पंजाब के अंदर आज की तारीख में और बीएसपी ने भी अकाली दल से अपने संबंध तोड़ दिए हैं। जो पहले अकाली दल और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, अब वो चुनाव समझौता नहीं है, क्योंकि बीएसपी को भी ये लगता है, जिसका अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है पंजाब के अंदर, कि अगर वो अकाली दल के साथ जाएगा और अकाली दल अगर बीजेपी के साथ जाएगी तो उनको नुकसान होगा। यह भी बात सही है कि पंजाब के अंदर जो मुख्य लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के बीच की है। पिछले लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, 3 सीटें अकाली दल को मिली थी और 2 सीटें बीजेपी को मिली थी, इस बार संभावना है कि ये सीटें 13 बन जाएंगी कांग्रेस और आम आदमी के बीच में, अगर ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। और अगर ये आपस में समझौता कर लेंगे तो इन दोनों पार्टियों को नुकसान होगा,
क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का समर्थक है, अगर उसके क्षेत्र से कांग्रेस का कैंडिडेट होगा तो अपने प्रतिद्वंदी को वोट न देकर बीजेपी को वोट दे सकता है। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी का सपोर्टर अगर कांग्रेस का कैंडिडेट होगा तो उसको वोट नहीं करेगा, बीजेपी को वोट दे सकता है, जिससे बीजेपी को कुछ स्पेस मिल सकता है। तो पंजाब में यह बात समझ में आती है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई लड़े, जिससे नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई हो और जो सीटें मिले वो इंडिया गठबंधन में रहें। और पिछली बार की जो 5 सीटें अकाली दल और बीजेपी को मिली थी उनमें घटोतरी की जा सकती। देखिए 2024 का जो चुनाव है ये निर्णायक चुनाव है, ये महत्वपूर्ण चुनाव है। ये बात केजरीवाल साहब को और कांग्रेस को पता है, लेकिन उनको यह भी पता है कि गुजरात के अंदर अथक प्रयास करने के बावजूद जो मुख्य लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। आम आदमी पार्टी के भी 1-2 कैंडिडेट, जैसे भरूच में उनके कैंडिडेट भी बड़े स्ट्रांग हैं और कांग्रेस की कैंडिडेट भी बहुत मजबूत हैं, तो वहां एक आध सीट पर कोई समस्या हो सकती है। लेकिन यह बात सही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़कर कांग्रेस की स्थिति को कमजोर कर दिया और बीजेपी ने स्वीप किया। दिल्ली के अंदर जैसे मैंने पहले निवेदन किया, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ती हैं, जहां पिछली बार 7 में 7 सीटें बीजेपी को मिली थी, उसमें से कई सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक 37-38% है और उसके कैंडिडेट इसलिए पार्लियामेंट की सीटें जीतते हैं क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में वोटों का बंटवारा हो जाता है। लेकिन अगर, और यहां क्योंकि मैं दिल्ली के पास हूं तो मैं जानता हूं, जो कांग्रेस का वोटर है और आम आदमी पार्टी का वोटर है वो एक दूसरे से मर्ज कर सकता है। एक दूसरे में जो एक प्रकार का जमीनी स्तर पे समझौता हो सकता है वो दिल्ली के अंदर हो सकता है। तो अगर जैसे पहले अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि 7 सीटें या तो हम लड़ेंगे या 1 सीट कांग्रेस को अधिकतम देंगे, तो वो बात मुझे समझ में आई कि क्या अरविंद केजरीवाल साहब की रणनीति क्या है, जबकि वो भली प्रकार समझते हैं उनके इतने मंत्री जेल में हैं, कोई मनी ट्रेल नहीं है, जिस प्रकार से उनको पकड़ा गया है, संजय सिंह को, मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को, जो उनके मुख्य नेता थे। तो इस बार थोड़ी सी भी नासमझी बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। तो पंजाब की बात समझ में आती है, लेकिन गुजरात में अगर वो 5-7 सीटों की बात करते हैं तो समझ में नहीं आती। इसका माने उनकी राजनीति कुछ समझ से परी होती है। गोवा के अंदर 2 सीटें हैं, 1 सीट कांग्रेस के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दूसरी सीट पर अगर आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करती है तो ये भी मुझे कुछ बात समझ में नहीं आती। जैसे टीएमसी वेस्ट बंगाल में एक बहुत स्ट्रांग पार्टी है और वहां वो समझौता नहीं कर सकती वामपंथ से और कांग्रेस से, क्योंकि वहां भी लड़ाई वो रखना चाहेंगे कि टीएमसी बनाम वामपंथ हो जाए प्लस कांग्रेस हो जाए। अगर ये समझौता कर लेंगे तो बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर समझौता नहीं होगा लोकसभा चुनाव के अंदर तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और 2-3 सीटें भी अगर यहां पे बीजेपी की कम की जा सके और 30 सीटें कम करनी है मोदी जी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने से रोकने के लिए, तो इस समय अगर अरविंद केजरीवाल 2 या 3 सीटें कांग्रेस को नहीं देते हैं तो उनकी पॉलिटिक्स समझने में मुझे परेशानी होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अचरज मुझे हुआ, जो सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे हुआ, वो इस बात से हुआ जब अरविंद केजरीवाल साहब ने विधानसभा में यह कहा कि 2024 में अगर नहीं हम हरा पाए तो 2029 में तो आम आदमी पार्टी हरा ही देगी। ये बात सही में मुझे समझ में नहीं आई। और इतने बुद्धिमान राजनीतिज्ञ जिसने पिछले 10 साल के अंदर अपनी पार्टी को कहीं से कहीं पहुंचा दिया और 2 राज्यों में उसकी सरकार है, गोवा में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, गुजरात में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, ये बात कह के आखिर वो मैसेज क्या देना चाहते हैं? क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आता है साउथ के अंदर, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, और जहां तक सूचनाएं हैं महाराष्ट्र के अंदर और बिहार के अंदर भी बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
अगर बीजेपी की स्थिति इतनी अच्छी होती तो कांग्रेस के नेताओं को अपने पास लाने की आवश्यकता न होती, अगर उन्हें यह भरोसा होता कि उनकी 370 सीटें आ रही। जरूरत है 273 की और 370 आ रही है, तो इन लोगों को आयातित क्यों कर रहे हैं, इनको राज्यसभा क्यों भेज रहे हैं? जबकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने तपे तपाए नेताओं को, जिन्होंने 30-30, 40-40 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगा दिए, उनका अधिकार था कि उनको राज्यसभा की सीट मिले। ऐसे समय में कांग्रेस के लोगों को बुला के राज्यसभा का सीट देना बीजेपी की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल का ये मैसेज, ये स्टेटमेंट, ये संकेत देता है कि कहीं वो किसी दबाव में तो नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने हेमंत सोरेन जी का समर्थन किया, खड़गे साहब से मिले, खड़गे साहब के साथ बैठे, तो एक संकेत तो ये मिलता है कि वो कांग्रेस के साथ मिलजुल कर एक निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब वो दिल्ली में कहते हैं कि 1 या 2 सीट हम कांग्रेस को देंगे और गुजरात में सीट लड़ेंगे और गोवा में सीट लड़ेंगे, उससे ये संकेत मिलता है कि कहीं उनके मन में कोई और प्लान है। तो अरविंद केजरीवाल जैसे बुद्धिमान नेता के राजनीतिक कौशल के कायल होने के बाद मैं समझने का प्रयास करता हूं कि आखिर अरविंद केजरीवाल साहब की पॉलिटिक्स क्या है। क्योंकि अगर साउथ के अंदर तेलंगाना, जहां पे पिछली बार 4 सीटें बीजेपी को मिली थी और इस समय वहां बहुत अच्छा शासन कांग्रेस सरकार चला रही है, और जिस प्रकार का संपर्क और संबंध उन्होंने जनता से बनाया है, और जिस प्रकार से कर्नाटका के अंदर पिछली बार 26 सीटें बीजेपी को मिली थी और इस बार वहां कांग्रेस की सरकार है और डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया काम कर रहे हैं, उसमें भी घटोतरी की संभावना है। बाकी केरला में या तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में कोई संभावना नहीं है। महाराष्ट्र में भी सीटें कम होने की संभावना है, क्योंकि सहानुभूति जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ है और शरद पवार के साथ है। बिहार में भी वही स्थिति है कि जहां पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के एपिसोड के बाद तेजस्वी यादव का कद बढ़ा है और नीतीश कुमार एक लायबिलिटी की तरह बीजेपी के साथ हो गए हैं, और जो भी सीटें जेडीयू को दी जानी चाहिए थी आरजेडी के द्वारा, वो सीटें रिक्त होने की वजह से जो सीपीआई, सीपीआई-एमएल और सीपीएम को सीटें देने की संभावना है वो बढ़ गई है, और कांग्रेस को भी सीटें दी जा सकती हैं। और ऐसे भी बड़े बड़े नेता जिनको सीटें मिलने की संभावना नहीं होती है, उनको सीटें देकर अपनी तरफ मिलाने की संभावना हो सकती है, जिसमें बीएसपी भी एक हो सकती है, जिसका एक वोट बैंक बिहार में क्या पूरे देश में हर प्रदेश के अंदर है। तो ऐसी स्थिति में अगर दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल 7 सीटें लड़ते हैं या केवल 1 सीट कांग्रेस को देते हैं और ये स्टेटमेंट देते हैं कि 2024 नहीं तो 2029 में जीत ले, तो मुझे ऐसा लगता है केजरीवाल साहब, आपको शायद मुझसे ज्यादा जानकारी होगी, जमीनी नेता हैं आप, बड़ा अच्छा काम अपने दिल्ली के अंदर स्कूल और हॉस्पिटल्स में किया है। 2029 का चुनाव भूल जाइए, संविधान भी बदल दिया जाए इसकी भी संभावना बहुत ज्यादा है। और किस प्रकार से राष्ट्रपति का एक प्रेसिडेंशियल सॉर्ट ऑफ ए गवर्नमेंट बने, जिसमें मोदी जी प्रेसिडेंट बन जाए और अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाए और संविधान भी बदल जाए, तो इसलिए 2029 की बात करके आपने ये कुछ जो संदेश दिया है, ये जनता को समझ में नहीं आ रहा। जिन लोगों के संपर्क में हूं, जिनसे मेरी बातें होती हैं, उनको आपका ये मैसेज समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अब हो सकता है आपकी चुनावी रणनीति हो, कांग्रेस की चुनावी रणनीति हो, ये भुलावे में रखने की रणनीति हो। आपने विश्वास पत्र जो है विधानसभा के अंदर प्राप्त किया और ये दिखाने का प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद मेरे साथ एकजुट है और आपके विधायक आपके साथ जुटे हुए हैं। लेकिन अब वो समय आने वाला है केजरीवाल साहब कि या तो स्पष्ट रूप से ये मैसेज दीजिए जनता को, हम सब लोगों को मैसेज दीजिए जो चाहते हैं देश के अंदर लोकतंत्र बचे, जहां चाहते हैं कि जिस प्रकार से किसानों के साथ हो रहा है, पंजाब के अंदर घुस के हरियाणा सरकार कीलें गाड़ रही है और टीयर गैस शेल्स दाग रही है, और एक
बड़ी विचित्र स्थिति पूरे विश्व के सामने देश की उत्पन्न हो गई है, जिसमें पूरा विश्व सोच रहा है कि ऐसा तो विश्व में कहीं नहीं हुआ है, हर जगह किसान आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से कीलें नहीं आड़ी गई, अवरोध नहीं पैदा किए गए, टीयर गैस शेल नहीं चलाए गए, और हमारे हिंदुस्तान में वो हो रहा है। और ऐसे समय में मेरा आपसे निवेदन है, अरविंद केजरीवाल साहब, अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको क्लियर कीजिए, स्पष्ट रूप से बताइए कि आप गुजरात में चुनाव लड़के कांग्रेस को हराना चाहते हैं, गोवा में चुनाव लड़के कांग्रेस को हराना चाहते हैं, और दिल्ली के अंदर भी आप क्या ऐसा कोई राजनीतिक आपका मंसूबा है जिसकी वजह से बीजेपी 7 सीटें जीत जाए, या आप 3-4 सीटें कम करके इंडिया गठबंधन के हाथ मजबूत करना चाहते हैं? तो मुझे आशा है आप जैसे परिपक्व नेता से, समझदार नेता से, कि 2-4 दिन के अंदर आप एक अच्छा मैसेज देंगे और हम जैसे साधारण बुद्धि के लोगों को समझने में आसानी होगी कि आखिर आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं कि या उस प्रकार से आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी दबाव की वजह से बीजेपी की मदद कर रहे हैं। मुझे आशा है, मैं जैसा समझ में आता है कि आप शायद संजय सिंह को देख चुके हैं और आप मनीष सिसोदिया जी को देख चुके हैं। बिना किसी कारण के इतने दिन वो जेल में हैं, और किसी को भी जेल भेजा जा सकता है, आपको भी सम्मान पे सम्मान मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जेल न जाएं, और जाएं तो जेल से लड़ें, तब भी आप पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे तो दिल्ली से जीत जाएंगे। आपकी पार्टी भी यहाँ मजबूत है और कांग्रेस का भी समर्थन अगर आप समझौता कर लेंगे आपको मिलेगा, और आप 3-4 लाख वोट से जीत जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे नेता, संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो या आप हो, दिल्ली में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ें, क्योंकि पार्लियामेंट की सीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब जीत जाइएगा और अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाती है, बढ़िया मेजोरिटी मिल जाती है, तो वापस विधानसभा में आ जाइएगा। लेकिन अब थोड़ा मैसेजिंग को क्लियर कर दीजिए और जनता को मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बता दीजिए आपकी पॉलिटिक्स क्या है। आप इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं, या आप बीजेपी गठबंधन को जिताना चाहते हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं? कृपा करके मेरा आपसे निवेदन है, अपनी रणनीति को साफ कर दीजिए और अपनी पॉलिटिक्स को साफ कर दीजिए, जिससे हमें ये समझने में आसानी हो कि अरविंद केजरीवाल साहब आपकी पॉलिटिक्स क्या है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने निवेदन किया। दर्शकों को अगर कुछ बात समझ में आई हो या उनके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पे डालें, और उसको देखने के बाद फिर हम सोचेंगे और देखेंगे और एक-एक मिनट इस चीज का इंतजार करेंगे कि केजरीवाल साहब का अलग मैसेज क्या जाता है। लेकिन विधानसभा में जो उन्होंने कहा 2029 के बाद, वो बात गलत मैसेज दे रही थी, और मैसेज एक गलत चला गया है देश की जनता के बीच में। तो अपने स्टैंड को क्लियर करने की आवश्यकता है केजरीवाल साहब, मेरा आपसे यही निवेदन है। नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे सुना। थैंक यू।